तो आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? व्हेन ए बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव ओवर अनदर बॉडी, ए फोर्स ऑपोजिंग द मोशन डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, जब भी कोई भी एक बॉडी किसी भी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो एक बॉडी है, बॉडी ए है। ये बॉडी अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर मूव करना चाहते हैं, मान लो ये बॉडी है, किसी सरफेस के ऊपर ये मूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा सरफेस, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, किसी भी सरफेस के ऊपर, और जो बॉडी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ये सरफेस। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मूव करना चाहते हैं, मूव कर रहा है या मूव करना चाहते हैं, तो अब क्या करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करेगा कॉन्टैक्ट सरफेस में। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट, ठीक है, जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करना चाहते हैं, देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, और अगर दोनों बॉडी, मान लो दो बॉडी है, ठीक, मान लो दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ए एंड बी, दोनों बॉडी अगर साथ में मूव करे तो कोई कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रिलेटिव मोशन चाहिए। कोई इसका वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देयर इज वेलोसिटी डिफरेंस और रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर दो बॉडी के अंदर अगर रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा तो क्या करेगा, दोनों बॉडी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, when a body move or tends to move over another body, a force opposite to the motion develop at the contact surface। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। टेक्निकल डेफिनेशन, द फोर्स व्हिच अपोज द मूवमेंट और टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? द फोर्स व्हिच अपोज द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, व्हिच अपोज द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स, और सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई टर्म आएगा फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ बोलो, यशप्रीत सिंह बोलो, क्या बोलना है? नहीं, तो हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक सरफेस पॉइंट है, ग्राउंड सरफेस है, मान लो एक ग्राउंड सरफेस पर कोई भी एक बॉडी ए है, ये वेट है ए। ठीक है, इसका मान लो 10 केजी वेट है। ठीक है, 10 केजी वेट है, तो ये वेट को कोई खींच रहा है। ठीक है, पी फोर्स से खींच रहा है, तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा ये थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मेन रीजन है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करके इसे सरफेस के ऊपर रह रहा है, तो ये सरफेस पॉइंट के जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसी बॉडी और सरफेस का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट में जब भी कोई यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी को मूव करने के लिए, तो सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सिमिलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सरफेस अप्लाई करेगा। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर मान लो ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम एक बॉडी को मूव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई भी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई होना होता है। ठीक है, तो बॉडी को मूव करने के लिए हम जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे, तब क्या करेंगे, ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। कहाँ पे अप्लाई करेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस में। ठीक है, ये जो बॉडी और सरफेस का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसी कॉन्टैक्ट पॉइंट में एक फोर्स अप्लाई करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सरफेस का प्रॉपर्टी है, जब भी कोई मूव करना चाहते हैं, तो पहले वो मूव करने नहीं देंगे। ठीक है, मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, मूवमेंट को रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा।
तो इसी जो ये जो फोर्स अप्लाई होता है इसे कहता है फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। ठीक, क्लियर सबको? व्हाट इज फ्रिक्शन? कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। यस सर। ओके, ठीक है। तो हमने एक अच्छे से फिगर देख लेते हैं। मान लो एक ये जो है फिगर में जो है एक बॉडी है, ये सरफेस पॉइंट है। सरफेस पॉइंट के ऊपर एक बॉडी हम मूव करना चाहते हैं, तो क्या करेगा, यहाँ पे मूव करने के लिए एक फोर्स अप्लाई होना होता है। लेकिन क्या करेगा, सरफेस क्या करेगा, बॉडी के ऊपर बॉडी के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वो मेन फ्रिक्शनल फोर्स का मेन काम है जो मूवमेंट को रेजिस्ट करना है, मूवमेंट को अपोज करना है। ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन, सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब भी फ्रिक्शन काम आएगा तो वहां पे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो frictional force is a, what is the frictional force technical definition? The technical definition is the frictional force is nothing but the frictional force is a retarding force always acting opposite to the motion or tendency to motion। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम मिला, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा फ्रिक्शन फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा। एक नंबर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रिक्शन फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है। ठीक है, दो सरफेस का कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें मिल गया जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, वहां पे अप्लाई करते हैं। तो दो सरफेस का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, बॉडी का सरफेस और जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, दोनों सरफेस का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो सेकंड है कौन सी डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा, मान लो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये है फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉपर्टी। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स डेवलप क्यों होते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स क्यों डेवलप होता है। तो हम अगर दोनों सरफेस का अगर हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे, मान लो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस का ऊपर जो बॉडी है, बॉडी, ये दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट में बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। ठीक है, इस टाइप का, जितना भी हम जितना स्मूथ करेंगे ना उतना स्मूथ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो बहुत सारी इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी किस टाइप का है, ये जो मान लो ऊपर का सरफेस है बॉडी का, ये बॉडी है और ये सरफेस पॉइंट है, तो बॉडी के बीच बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटी रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा इरेगुलरिटी रहेगा। ठीक है, इरेगुलर सरफेस, जितने भी हम क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जितने हम देख रहे खाली आंखों में देखेंगे तो स्मूथ लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटी, स्मूथ नहीं रहेगा, रफ सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इरेगुलरिटी, बहुत सारी इरेगुलरिटी, तो यहाँ पे जो इरेगुलरिटी है एक दूसरे से इंटरलॉक है। ठीक है, ये जो इरेगुलरिटी है दोनों सरफेस को जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी, एक बॉडी के ऊपर आप दूसरी बॉडी जब हम रख देंगे तो यहाँ पे दोनों जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट में दोनों इरेगुलरिटी एक दूसरे से क्या है, ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इंटरलॉक हो जाएगा तो एक ऊपर का बॉडी अगर मूव करना चाहेगा तो जहां पे इंटरलॉकिंग पॉइंट है, इंटरलॉकिंग पॉइंट इसको मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो जितना जितना अच्छा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इसलिए देखो जितना ज्यादा रफ सरफेस है उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है, जितना ज्यादा स्मूथ है उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो इसीलिए तुम देखोगे कोई भी बॉडी को मूव करने के लिए जितना स्मूथ सरफेस है उतना आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन जितना रफ सरफेस होगा वो मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स जरूरत है। तो मेन रीजन है इंटरलॉकिंग है। ठीक है, ठीक है, दोनों सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे जो इरेगुलरिटी है एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इंटरलॉक हो जाएगा तब एक दूसरे जब मूव करना चाहेंगे एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस, जब ये बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करना चाहेगा तो क्या करेगा, इंटरलॉकिंग वो मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो जितना अच्छा इंटरलॉकिंग है उतना अच्छा मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, उतना ज्यादा ही फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर सबको, फ्रिक्शन फोर्स क्या है और कैसे डेवलप होता है। यस सर। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स तब भी काम करेगा जब कोई भी मोशन आएगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन आएगा, मोशन नॉट मोशन, रिलेटिव मोशन। अगर दो दो सरफेस, मान लो एक सरफेस के भी ये दोनों सरफेस है, दोनों दोनों सरफेस अगर एक सेम वेलोसिटी में मूव करना लगेगा ना, ये जो दोनों सरफेस है, ये दोनों सरफेस एक ही वेलोसिटी में, अगर 2 मीटर पर, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में अगर मूव करेगा तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। लेकिन जब भी दे हैव रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ऊपर का बॉडी 2 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में मूव कर रहा है, और नीचे का जो सरफेस है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी डिफरेंस है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जब रहेगा, तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप, ठीक है, ऑलरेडी मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अच्छा फिगर यहाँ पे देखा, मान लो दो दो बॉडी, मान लो बॉडी है, बॉडी भी, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे मैंने रख दिया है। तो दोनों का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम अगर देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे, तो इस टाइप का इंटरलॉकिंग दिखाई देगा, ठीक है, इस टाइप का इंटरलॉकिंग दिखाई देगा। एक दूसरे के जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी एक दूसरे से जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी जगह रख देंगे, तो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएगा। जो इरेगुलरिटी है, थोड़ा थोड़ा जितनी इरेगुलरिटी है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे वेलोसिटी, जब मूव, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जब मूव करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, जब मूव करने के लिए कोशिश करेगा, तब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, इंटरलॉकिंग पॉइंट में फोर्स डेवलप होगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप, फ्रिक्शन फोर्स कैसे डेवलप होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस द कॉन्टैक्ट सरफेस आर नॉट स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सरफेस है ही नहीं। हम जितना, हम अगर खाली आंखों में देखेंगे तो स्मूथ लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जूम करके देखेंगे तो बहुत सारी रफ सरफेस दिखाई देगा, तो स्मूथ सरफेस नहीं है। प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली हम करते स्मूथ सरफेस, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सरफेस स्मूथ नहीं होता, ठीक है, जितना हम स्मूथ देखेंगे, लेकिन वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटी दिखाई, ठीक है। तो ये मेन रीजन है, इंटरलॉकिंग मेन रीजन है फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमें बहुत सारी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब देखिए, रिलेवेंस इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग से क्या रिलेवेंस है। तो पहला रिलेवेंस पॉइंट है, इंजीनियर को फ्रिक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में जानकारी हाँ मेनली, जो हाँ जहाँ पे रोड है, जब कोई इंजीनियर मान लो रोड बना रहा है, ठीक है, तो रोड में जब मोटर बाइक चलेगा तो रोड में सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, अदरवाइज क्या करेगा, बॉडी स्लिप करेगा। जो व्हील है, गाड़ी मोटर कार का, मोटर बाइक का जो गाड़ी का व्हील है, वो स्लिप करेगा अगर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इंजीनियर को फ्रिक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो रोड बनाने का, जो रोड का जो सरफेस होगा, उसमें अगर अच्छा फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियर को फ्रिक्शन के बारे में जानना जानना बहुत जरूरी है। दूसरे बाद मैकेनिकल इंजीनियर को और भी जरूरी है, क्योंकि जब ब्रेक, वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे मेनली फ्रिक्शनल मैकेनिज्म है, ठीक है। जितना अच्छा ब्रेक का जितना अच्छा फ्रिक्शन होगा, उतना अच्छा ब्रेक है। अगर ब्रेक का फ्रिक्शन कम हो गया तो ब्रेक काम नहीं करेगा, ठीक है, और थोड़ा लूज काम करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में इंजीनियर को जानना तो बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो जो भी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, डिजाइन वगैरह, ठीक है। मेनली सिविल इंजीनियर को, मेनली जो है सिविल इंजीनियर का काम है, जो रोड बनाने के बाद जो रोड का सरफेस है, वहाँ पे सफिशियंट फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए तो इफिशियंसी और फ्यूल ज्यादा, तेल ज्यादा खर्चा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और हर फ्रिक्शन देखो, जब कोई सरफेस के ऊपर कोई अगर मूव करेगा, हम जब पैदल चल रहा है, मान लो कोई सरफेस के ऊपर हम चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक पैर से किया हुआ सरफेस के ऊपर हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, और सरफेस हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम चल पाते हैं। तो सिमिलर फॉर्मूला गाड़ी का व्हील के लिए है। हम जब एक्सेलेटर घुमाते हैं गाड़ी का व्हील के ऊपर, तो वहां पे क्या करेगा, सरफेस क्या करेगा, व्हील के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तभी क्या करेगा, वो जो गाड़ी का व्हील है घूम आगे जा पाएगा, मूव कर पाएगा। अगर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो गाड़ी स्लिप करेगा, एक ही जगह पे रोटेट करेगा, ठीक है, गाड़ी का व्हील आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है, अगर सरफेस में व्हील नहीं यस है, सर। ठीक है। तो ये है लगभग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज।
आई थिंक सबको सबको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया फ्रिक्शन क्या है, कैसे डेवलप होता है, फ्रिक्शन का क्या काम है। क्लियर? सब बताओ एक बार। Yes, sir. कोई Yes, किसी का डाउट हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, Yes, जनरल sir. क्वेश्चन हो Yes, बताओ। sir. बाकी स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट रेस्पॉन्स कर रहा है, बाकी का क्या है? नो सर क्लियर है। क्लियर है। कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन आया है मन में फिक्शन के बारे में? रियल लाइफ प्रॉब्लम बात करो, ठीक है, थियोरेटिकल मत जाओ, अपना अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखना आता है ना, थोड़ा बहुत कोई किसी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ रहा है मन में तो बता सकते हो। सर जहाँ पे ठंड होती है, मतलब जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ पे फ्रिक्शन का क्या यूज रहता होगा फिर? ठीक है, तो देखो जो कोई भी सरफेस अगर वेट रहता है ना, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। Sir. कोई भी मान लो किसी सरफेस के ऊपर तेल गिरा दिया किसी ने, तो तेल तेल के ऊपर तो फ्रिक्शन हाँ। कोई लेयर आ जाएगा, तो वहां पे देखो तेल के ऊपर तुम चल नहीं पाएगा। मान लो तुम जहाँ पे चल रहे हो पैदल, Sir. सरफेस के ऊपर तेल रख दिया, तो वहां पे तुम चल पाओगे? ठीक। No, sir. तो मेन रीजन No, क्या है, वहां पे sir. फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम है। ठीक है, कम है मन बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो इसीलिए तुम चल नहीं पाओगे। अगर वहां पे अगर तेल नहीं सर गिरा क्या है, करेंगे फिर? फिर उसको तेल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, वहां से अच्छा। कोई भी देखो, और जब बारिश के टाइम में तो रास्तों पे जब बाइक चलाते हो ना, तो कभी कभी स्लिप करता है। Yes, sir. ठीक है, स्लिप का मेन Yes, रीजन है sir. Yes, फ्रिक्शन, sir. वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अगर मान अच्छा। लो वहाँ कोई जगह पे कीचड़ है, कीचड़ के ऊपर गाड़ी गाड़ी का पाया हाँ। घूमते रहता है, ठीक है, तुम आगे ही नहीं जा पाते, गाड़ी Yes, yes. एक्सीलरेटर घुमा रहे हो लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही। ठीक है, तो मतलब जो Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बिल्कुल नील है, वो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबका थोड़ा बहुत आइडिया होगा फ्रिक्शन क्या है। हम ऑलरेडी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या इसको क्या कहते हैं पता नहीं है, लेकिन अभी पता है, पता करना है हम सबको। ठीक है, जैसे जैसे कि मैंने दो मेजर ब्रांच है इंजीनियरिंग का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियर के अंदर आता है, सिविल इंजीनियर जो रोड बनाता है, हाँ। वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर कहते हैं हाँ। उसको। तो वहाँ पे तुम्हें अच्छा। रोड और टायर, व्हील का जो टायर है उनके बीच सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए। और एक फ्रिक्शन का काम है जो इंटरनल है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का, जो ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इंजन को इफिशिएंट बनाने के लिए, मोटर को। देखो कभी कभी देखो तुम जाके कोई भी जहाँ पे रोटेट होता है ना, मोटर रहता है, जो बियरिंग रहता है, वहाँ पे ग्रीज यूज होता है। ठीक है, ग्रीज का मेन काम है उसको फ्रिक्शन को कम करना है। अगर मशीन के अंदर फ्रिक्शन कम करेगा तो फ्यूल का इफिशियंसी बढ़ जाएगा। मान लो 1 लीटर में तुम Yes, sir. 100 किलोमीटर जा रहे हो 1 लीटर तेल में, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो 100 की जगह 200 किलोमीटर तुम जा पाओगे। ठीक है, तो उसका काम है, अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर का काम है फ्रिक्शन को थोड़ा कम करना। इसीलिए देखो ज्यादा ग्रीज यूज होता है। ठीक है, वहां पे हाँ हाँ yes, sir. ग्रीज का मेन काम है फ्रिक्शन को कम करना है, अच्छा से रोटेट करना है। तो दो दो सिविल इंजीनियर का काम है रोड के ऊपर, और मैकेनिकल इंजीनियर का काम है बॉडी इंजन का इंटरनल पार्ट के ऊपर काम है। ठीक है, दोनों के लिए फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद मान लो कोई पेपर में तुम लिख रहे हो पेन से, ठीक है, अगर वहां पे जो अगर अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो तुम उसको वहां पे लिख नहीं पाओगे। इसीलिए ज्यादा स्मूथ पेपर में तुम लिखने का थोड़ा, पेन के तरह लिखने में थोड़ा सा ये होगा, तुम आसानी से लिख नहीं पाओगे, थोड़ा स्लिप करेगा। ठीक है, तो हर जगह पे फ्रिक्शन का काम है। ठीक है, और एक बात, और एक तुम सिविल इंजीनियर का और एक फ्रिक्शन देख पाओगे जब लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है। ठीक है, मतलब जब पहाड़ में है, पहाड़ी माउंटेन रीजन में, पहाड़ी रीजन में लैंडस्लाइड होता है। तो लैंडस्लाइड वहाँ पे मेन मेन होता है, जो स्टेबिलिटी होता है, स्लोप का जो स्टेबिलिटी होता है वो सही नहीं रहता, इसलिए लैंडस्लाइड होता है। तो वहाँ पे मेनली फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स, जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है उतना फ्रिक्शन फोर्स लैंड को वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाते स्लोप के अंदर। तो क्या करेगा, वो जो स्लोप है, स्लोप गिर जाता है। ठीक है, लैंडस्लाइड तुम न्यूज पे सुनी पाओगे, लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मेनली और Yes, sir. जिस सरफेस से लैंड स्लाइड करके आ जाता है ना, ठीक है, मान लो एक स्लोप है, ठीक है, मान लो ये एक स्लोप है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है, हिली हिली रीजियन है, ठीक है, ये हिली रीजियन है, ये ठीक है, ये मिट्टी है, ये स्लोप है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें ये जो रेजिस्ट है, ये जो सरफेस है, स्लोप जो रेजिस्ट होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर दिया। ठीक है, मान लो ऐसे करके स्लाइड हो गया,
तो इस जिस सरफेस से स्लाइड होता है ना, उसी सरफेस में जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो जितना वेट का जो सॉइल है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो उससे ज्यादा अगर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है तो वहां पे वो रेजिस्ट होता है। तो ये भी जब स्लोप स्टेबिलिटी पढ़ेंगे हम, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे सर, सॉइल मैकेनिक्स और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पढ़ाएंगे सर, तो वहां पे डिटेल्स में बताएंगे कैसे स्लोप स्टेबल होता है। तो वहां पे भी फ्रिक्शन का काम है, ठीक है। तो मेन दो मेजर काम है सिविल इंजीनियर का, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में और एक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ठीक है। जब पहाड़ जगह पे जब रोड बना होगा, वो भी रोड का काम है, रोड बना होगा तो स्लोप के ऊपर जाएगा। पहाड़ में तो तुम वहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, पहाड़ में थोड़ा, ठीक है, स्लोप सरफेस मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें जब स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन, तुम्हें कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं एडवांटेज। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज, जैसे कि मोशन ऑफ द व्हीकल को फ्रिक्शन है इसीलिए हम गाड़ी को आगे, जब एक्सेलेरेटर घुमाते हैं गाड़ी आगे जाते हैं, अदरवाइज गाड़ी स्कीड करेगा, ठीक है। हम कोई रास्ते पे चलने, जब पैदल चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, तो वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन का जरूरत है। एक पैर से मिट्टी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम आगे आगे मूव करते पाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जब हम ब्रेक लगाते हैं, मोटर बाइक को स्टॉप करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे भी फ्रिक्शन का काम है ब्रेक का, ठीक है। तो सबसे अच्छा देख पाओगे वहां पे साइकिल का जो ब्रेक होता है ना, साइकिल का ब्रेक, मोटरसाइकिल नहीं, जो है ये है पैदल जो साइकिल है, पुराना वाला साइकिल है यस जो, यस सर। वहां पे जो ब्रेक देखोगे ना, यस वहां पे सर। फ्रिक्शन देख पाओगे। ब्रेक जब खींचोगे तो वहां पे रिंग के ऊपर आ जाएगा, जो वो ये है हाँ ब्रेक है। हाँ तो वहां पे फ्रिक्शन जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा सर, उतना अच्छा एटलीस्ट से साइकिल में। ब्रेक को वहां पे स्टॉप हो जाता है ना। उसके बाद हीट जनरेशन। अभी ठंडे जगह पे तुम दो हाथ को एक दूसरे से अगर वहां पे थोड़ा बहुत हीट जनरेट करोगे ना दो हाथों से, ठीक है, थोड़ा ठंडा लगने से क्या होता है, दो हाथ को घुमा एक दूसरे के ऊपर राबिंग करते हो ना, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा मूव कराते हो, थोड़ा बहुत हाथ गरम गरम करने के लिए करते हो ना ठंडा में। अभी अभी यस तो सर। बहुत सर्दी है, हाथ को थोड़ा गर्म करने के लिए, कोई नहीं है, आग पाग नहीं है तो क्या करोगे, फायर नहीं है तो थोड़ा बहुत गर्म करने के लिए एक दूसरे से थोड़ा राबिंग करते हो, एक हाथ से दूसरी हाथ से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हीट, थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो उसका मेन रीजन है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन है इसीलिए कोई भी बॉडी को तुम पकड़ पाते हो, द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, ठीक है। कोई भी बॉडी पकड़ने के लिए फ्रिक्शन का जरूरत होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो कोई, सर। इसीलिए देखो स्लीप, कोई भी अगर ज्यादा स्मूथ, ज्यादा स्लीप होता है ना, मान लो कोई कोई सरफेस के ऊपर ऑयल 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 है, ग्रीज है, ग्रीजी कोई सब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट को तुम पकड़ने के लिए तुम अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो वहां पे कोई भी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए भी फ्रिक्शन का इस्तेमाल है, फ्रिक्शन है इसीलिए तुम पकड़ पाते हो, अदरवाइज तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए स्लीपी जो ऑब्जेक्ट है, जहाँ जितना ज्यादा स्मूथ, जितना स्मूथ है, स्मूथ का बात नहीं है, वहां पे अगर किसी भी सरफेस, किसी भी बॉडी का सरफेस के ऊपर अगर ग्रीज है, कोई ऑयली मटेरियल वहां पे लगा हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए आसानी से पकड़ नहीं पाते, स्लिप करते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा एडवांटेज। मैंने बहुत सारे और भी एडवांटेज मैंने लिख दिया है, एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मोशन को, मूवमेंट को स्लो करेगा, ठीक है। मान लो कोई सरफेस के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन दे रहा है रोड सरफेस के, तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ऑयल का जो है, फ्यूल ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हीट जनरेशन ज्यादा होगा, फ्यूल का वेस्ट होगा, हीट हीट ज्यादा गर्म हो जाएगा, इंजन थोड़ा बहुत चलने के बाद इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो मेनली है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जितना कम करोगे तो इतना अच्छा हीटिंग प्रॉब्लम इतना कम होगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। पावर लॉस होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा फ्यूल का जरूरत होता है, एक्स्ट्रा पावर का जरूरत होता है, ठीक है। ये है हमारा डिसएडवांटेज, थियोरेटिकल है, जस्ट एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। कहाँ पे इंजीनियरिंग, जैसे कि वेज, इस टाइप के फिगर देख पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा हेवी वेट को थोड़ा लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, ये वेज इज यूज्ड टू लिफ्ट द लोड वर्टिकली
बाय हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैकेनिज्म है, ये एक ओएज है, इसी को कहते हैं ओएज। ये जो है इसी को कहते हैं ओएज, थोड़ा स्लोपिंग है, ट्राफिजोइडल शेप में आता है। ठीक है, ओएज है। और ये है वेट। ठीक है, कोई किसी भी हेवी वेट को लेबर या कोई इंडस्ट्री में कोई हेवी वेट को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए हम इसी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या काम है, वेट के ऊपर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो वेट है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा। ठीक है, ऊपर उठेगा। तो इसका ये जो ओएस है, इसका नाम है, इसकी अरेंजमेंट का नाम है ओएस, WEDG, ओएस। ठीक है, ये ओएस हेवी वेट को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये काम होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करके हम हेवी वेट को ऊपर उठा सकते हैं। ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद है स्क्रू ड्राइवर, सबसे अच्छा स्क्रू। ठीक है, स्क्रू इसको जब वहाँ पे जो नाट और बोल्ट होता है, नाट और बोल्ट एक दूसरे को टाइट करने के लिए वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, जो एक दूसरे को टाइट करने के लिए हम फ्रिक्शन है, इसीलिए हम टाइट कर पाते हैं। इसीलिए नाट का देखो सरफेस में जो थ्रेड, बहुत सारी थ्रेड वहाँ पे थ्रेड कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ा घुमा घुमा के हम उसको टाइट करते हैं। स्क्रू है, वेज है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का है। रेंज जो है, रेंज से हम उसको पकड़ के थोड़ा घुमाते हैं। ठीक है, घुमा घुमा के हम उसको टाइट करते हैं। तो ये एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट है, एक पावर से दूसरे पावर को ट्रांसफर करने के लिए बेल्ट है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो थोड़ा बहुत व्हाट इज फ्रिक्शन, कैसे डेवलप होता है, मैकेनिज्म क्या है, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है, कोई किसी का डाउट नहीं है। तो ये है फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, अब हम मेजरमेंट करेंगे कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी हम डिटरमिन करेंगे कैसे मैग्नीट्यूड डिटरमिन होता है। उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हम एक कंसीडर करते हैं। मान लो एक बॉडी है, एक सरफेस है, ये देखो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक W8 का एक बॉडी वहां पे रख दिया। ठीक है, सरफेस के ऊपर जस्ट रेस्ट कंडीशन में एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी को हमने रख दिया, W8 का एक बॉडी को यहाँ पे सरफेस के ऊपर हमने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स काम कर रहा है, एक तो बॉडी का वेट है और दूसरा है रिएक्शन फोर्स काम करेगा। सरफेस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स को हम कैपिटल N और R, कैपिटल R दोनों, कोई कभी कभी टाइम कोई बुक कैपिटल N से डिनोट करता है, कभी कभी बुक कैपिटल R से डिनोट होता है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो सरफेस के ऊपर एक बॉडी को हमने रख दिया, तो सरफेस एक फ्री बॉडी डायग्राम का ड्रॉ करेंगे बॉडी का। तो बॉडी के ऊपर वेट है, ऊपर से वेट काम कर रहा है और नीचे से सरफेस रिएक्शन काम कर रहा है, कैपिटल R। ठीक है, तो जस्ट सरफेस रिएक्शन काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब हम आप बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रहा है, एक तो इसका जो वेट है वो काम करेगा, दूसरा है रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और हमने जो अप्लाइड फोर्स है थोड़ा बहुत जो पी वैल्यू है, जो पी है, हमने बॉडी के ऊपर पी फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे हमने पी फोर्स अप्लाई कर दिया, बॉडी थोड़ा मूव करने का कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ा मूव करने का कोशिश करेगा। जैसे मूव करने का कोशिश करेगा, जो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, एफ फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। देखो, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, बॉडी के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक है W, एक है रिएक्शन फोर्स। जैसे हमने बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई कर दिया, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम बॉडी को, ठीक है, वेट को, तो क्या करेगा, बॉडी के ऊपर चार फोर्स अप्लाई करेगा। एक तो वेट, बॉडी का जो वेट है डाउनवर्ड, दूसरा है रिएक्शन फोर्स, तीसरा है जो हमने फोर्स अप्लाई किया मूव करने के लिए P, और चौथा है फोर्स F फोर्स है। ठीक है,
तो अगर बॉडी एफ फोर्स है, अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो P इक्वल टू एफ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। हमने हमने मान लो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉडी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बॉडी मूव नहीं, बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तो हमें कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन। जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप कर रहा है, तब भी तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह रहा है, ठीक है। बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह रहा है मतलब वहां पे दोनों फोर्स बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करोगे तो W इक्वल टू n आएगा और P इक्वल टू F आएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो P मतलब P इक्वल टू F है। तो अगर मान लो छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई कर दिया, बॉडी अगर 1 न्यूटन अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो रहा है 1 न्यूटन, ठीक है। अब मान लो हम फोर्स थोड़ा फोर्स का वैल्यू हम थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू थोड़ा बहुत हम बढ़ा रहा है। मान लो P इक्वल टू 2 न्यूटन अप्लाई कर दिया हमने, फिर भी देखा बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन होगा। ऐसे करके 3, 4, 5 न्यूटन, जितना न्यूटन हम जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा रहा है, ठीक है। एक आदमी बॉडी को धकेल रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो दूसरी आदमी वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तीसरी, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 की बहुत बड़ा वेट है, एक बहुत बड़ा वेट का एक बॉडी को हम मूव करने के लिए बहुत सारी ज्यादा फोर्स का जरूरत होता है, ज्यादा लोग का जरूरत होता है उसको धकेलने के लिए, ठीक है। तो मान लो बहुत सारी ऐसे दो P इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 5 न्यूटन अप्लाई कर दिया हमने, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। डेवलप कौन कर रहा है, इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस वो डेवलप कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा, एक टाइम तो वो बॉडी मूव करेगा, ऐसा तो नहीं है बॉडी जितने भी फोर्स अप्लाई करे बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद बॉडी मूव करेगा, ठीक है। मान लो एक हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो P इक्वल टू हमें 6 न्यूटन हमने अप्लाई कर दिया, तो अब बॉडी थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर रहा है, जस्ट मूव कर रहा है, तो उस टाइम में भी P इक्वल टू एफ होगा, जस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मूव करने की कतार में है जस्ट, तो दैट इन दैट कंडीशन जस्ट मूव कर रहा है। सर कैसे मतलब सर ये सर आपने 2 न्यूटन लगाया सर, आप जब सर बॉडी वो मूव नहीं किया, और सर आपने 6 न्यूटन किया सर, जब सर बॉडी मूव करने ही वो हो गया सर, आप कह रहे हो। है, मैं एज्यूम करता हूँ, देखिए बॉडी हम मेजर करेंगे ना, मान लो बॉडी 2 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया, मूव नहीं कर रहा है, 3 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया, मूव नहीं कर रहा है, 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया, मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे करके करके देखोगे तो मान लो एग्जांपल 6 न्यूटन जब तुमने अप्लाई कर दिया तो बॉडी जस्ट मूव कर रहा है, अच्छा, ठीक है। तुम देखो 6 न्यूटन तुमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, बॉडी के ऊपर 6 न्यूटन तुमने मान लो अप्लाई कर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू है एग्जांपल है जस्ट समझने के लिए, अच्छा, ठीक है। मान लो 6 न्यूटन अब किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई छोटा एक बॉडी के ऊपर 6 न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो 6 न्यूटन की वजह से बॉडी थोड़ा मूव करने लगी है, तो देख पाओगे हाँ, अगर बॉडी मूव करके तो तुम आंखों के देख पाओगे, आंखों से, है ना। तो उस कंडीशन में P इक्वल टू एफ है, तो ये जो है, ये जो फोर्स है एफ है, तो उस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू भी 6 न्यूटन होगा, जितना फोर्स अप्लाई कर दिया वो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना डेवलप होगा। लेकिन उसके अलावा उससे ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लो 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करेगा, ठीक है, 6 न्यूटन अप्लाई करने के बाद बॉडी मूव करेगा, मान लो P इक्वल टू कोई 8 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है, 8 न्यूटन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, बॉडी चलना शुरू कर देगा, P इक्वल टू 8 न्यूटन अप्लाई करने के बाद बॉडी चलना शुरू कर देगा, मूव कर देगा, बॉडी का थोड़ा बहुत वेलोसिटी आ गया, मान लो 1 मीटर 2 मीटर पर वेलोसिटी में बॉडी मूव कर रहा है, उन दैट कंडीशन में P नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। तो तब क्या होगा, जो P माइनस जो एफ है इक्वल टू है मूवमेंट के लिए जितना फोर्स है वो जनरेट करेगा, P माइनस एफ, ठीक है। मान लो एफ है हमारा 6 किलो न्यूटन, ये जो एफ मैक्सिमम जो एफ जनरेट होता है उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो बॉडी मूव कर जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स वो 6 ही रहेगा, इसे कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर सबको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है?
यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैंने ऑलरेडी बहुत ये जो सारा पॉइंट मैंने बताया है। सर एक पॉइंट आया था बीच में, लिमिट एक्सीड सर होनी नहीं चाहिए, एक्सीड्स दिस लिमिट सर इफ द फोर्स अप्लाइड। अच्छा एक मिनट, मैं पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिख दिया, पूरा 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 मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट कंडीशन, जब पहला कंडीशन क्या है, मान लो बॉडी सरफेस के ऊपर बॉडी रेस्ट कंडीशन रख दिया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट बॉडी को सरफेस के ऊपर रख दिया, तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर वेट काम कर रहा है और नीचे से हम रिएक्शन फोर्स काम कर रहे नॉर्मल रिएक्शन। हैं, नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ये है केस नंबर 1। अब देखते हैं इसके ऊपर केस नंबर 2। केस नंबर 2 है ये जो बॉडी है तो इसे फ्रिक्शन अप्लाई होगा सर इसमें। है, जब हम तो क्या करेगा, बॉडी सरफेस के ऊपर, हमने सरफेस के ऊपर बॉडी को रख दिया और थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम कर रहा है, वेट और न्यूटन काम कर रहा है, थोड़ा बहुत हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी मूव करने का कोशिश करेगा, जैसे मूव करने का कोशिश यस करेगा सर। तो ये सरफेस हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो सरफेस को मूवमेंट करने से रोकेगा, रेस्ट कंडीशन में लाएगा, ठीक है। यस सर। ये है सेकंड केस, मान लो थोड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई, ये है सेकंड केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में भी P इक्वल टू एफ है, ठीक है। जितना फोर्स हमने अप्लाई कर दिया उतना अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप हो गया, ठीक है। P इक्वल टू एफ है। यस सर। अब देखते हैं केस नंबर 3। फ्रिक्शन फोर्स और भी थोड़ा बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। ये देखो ये फोर्स कैसे, फ्रिक्शन फोर्स कैसे डेवलप होता है, उसका मैकेनिज्म ये है। तो सरफेस का जो इरेगुलरिटी, ठीक है। तो ये है हमारा केस नंबर 2। तो जिस केस में हमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमें फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया और उसके वजह से बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब है उसका इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस में अप्लाई हो रहा है, जो सरफेस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। P इक्वल टू, ये केस नंबर 2। यस सर। अब देखते हैं उसके ऊपर और केस नंबर 3। इफ वी अगेन पुश द बॉडी ए लिटिल हार्डर बट इट इज स्टिल फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मान लो P से थोड़ा P का अमाउंट हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अब तो P का जो P अप्लाई कर दिया स्मॉल अमाउंट, और P का वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू थोड़ा बढ़ाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जितना फोर्स हमने बढ़ाया, मान लो पहले P इक्वल टू 2 न्यूटन अप्लाई किया हमने, अब P इक्वल टू 3 न्यूटन अप्लाई किया, तो तब भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं बॉडी रेस्ट कंडीशन में। तो इसका मतलब F इक्वल टू जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है वो 3 किलो न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो चुका है, इसकी वजह से यस बॉडी सर। मूव नहीं कर रहा है। तो ये दो केस से हम ये बढ़ा सकते हैं, जब भी फोर्स हम जो हॉरिजॉन्टल फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। ग्राफ लीनियर है, ये जो है इधर हम फोर्स बढ़ा रहा है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम P और वाई एक्सिस में अगर एफ देते हैं, और P का वैल्यू बढ़ रहा है और एफ का वैल्यू भी बढ़ रहा है प्रोपोर्शनली। ये दो केस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नतीजे यस का आ सर। सकता है कि जैसे P वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो एफ वैल्यू भी बढ़ेगा और P इक्वल टू एफ होगा, ठीक है। ये दो केस से हमें ये कंक्लूड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। So thus is a remarkable property. Thus the friction force has a remarkable property of adjusting its magnitude so as to become exactly equal and opposite applied. जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये है फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉपर्टी है। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग, ऑटोमेटिकली एडजस्ट बढ़ेगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम 2 किलो न्यूटन में अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स 2 किलो न्यूटन डेवलप हुआ। हमने जैसे 3 किलो न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स 3 किलो न्यूटन डेवलप हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स का ये रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, ऑटो डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आप अब हमें केस आता है, क्वेश्चन आता है
इसका भी लिमिट होगा। ऐसा तो नहीं है इनफाइनाइट, हमें जितना फोर्स, जितना ज्यादा हम ऑन-साइड फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ये नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है। उससे ज्यादा वो डेवलप नहीं कर पाएगा। किसी भी सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करने के लिए एक लिमिट होता है। पहला स्टार्टिंग में तो जितना ऑटोमेटिक डेवलप हो रहा है फोर्स, हम थोड़ा थोड़ा करके फोर्स बढ़ा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, ये आउट ऑफ ओवर है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स का भी एक लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं पाए। किसी भी सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है। हम ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम में जितना हो सके मैग्नीट्यूड हम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर फोर्स अप्लाई कर दिया और फ्रिक्शन फोर्स की 1000 किलोमीटर डेवलप होगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, ठीक है। वो जो मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है किसी भी सरफेस का, उसे कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उसे कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब हम अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, बॉडी मूव करेगा। बॉडी मूव करने का कंडीशन क्या है, ठीक है, बॉडी जब तभी मूव करेगा जब हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है। हाउएवर देयर इज ए लिमिट बियॉन्ड व्हिच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल नॉट डेवलप, ठीक है। यस सर। आप क्या करेंगे, आप जब आप ये तो लिमिट हो गया, तो हर एक सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। हर एक सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए वहां पे एक लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो जब अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहा है फी फोर्स, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाई हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट बैलेंस इट एंड क्या करेगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट करने का कंडीशन क्या है, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट होता है, एफ एस, एफ सफिक्स में एक्स। अगर लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन एफ एस, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो अभी बॉडी मूव करेगा, ठीक है, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो यस हर सर। एक सरफेस का एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो हम अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट बॉडी, ठीक है, बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, उसका कंडीशन क्या है, तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उसे कहता है हमें रेस्ट कंडीशन में रहेगा। जब भी हमें अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तब बॉडी मूव करेगा। क्लियर सबको? बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हुआ? यस सर। बाकी स्टूडेंट बताओ। यस सर। ओके, यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इस टाइप का डेफिनेशन लिखोगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक है। तो एक ये है, तो यहाँ पे देखो तीन कंडीशन है, पी ग्रेटर देन एफ, एफ एस, पी इक्वल टू एफ एस और पी लेस देन एफ एस, ठीक है। ये एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मान लो एक नंबर कंडीशन में क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन एफ एस, ठीक है। किसी भी सरफेस का एफ एस फिक्स्ड है, ठीक है। एफ एस किस के ऊपर डिपेंड करेगा वो बाद में आते हैं, एफ एस का बारे में, ठीक है। तो जब एफ एस से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगा। लेकिन जब एफ एस पी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू होगा, पी इक्वल टू एफ एस होगा, तब क्या होगा, कोई बता सकता है? सर मूव नहीं करेगी, कौन उससे करेगी? बॉडी मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा, जस्ट मूवमेंट करने का मोमेंट में आ जाएगा, जस्ट मोमेंट टू मूव, ठीक है, जस्ट बिगिन टू मूव करने का कंडीशन में आ जाएगा। जो थोड़ा और थोड़ा स्लाइट फोर्स अप्लाई करेंगे, स्लाइटली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब मूवमेंट का यस सर। कंडीशन में है, मोमेंट एट व्हिच द बॉडी विल मूव, ठीक है। और बॉडी लेस देन मूव करेगा रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के ऊपर बॉडी का क्या इफेक्ट रहेगा दोनों के ऊपर। सर दूसरा बताना एक बार, पी इक्वल टू एफ वाला सर दोबारा। पी इक्वल टू जब एफ होगा तो बॉडी करेगा, बॉडी मूवमेंट करने का हालत में होगा, जस्ट मूवमेंट टू मूव द बॉडी, ठीक है, जस्ट स्लाइड करने का उसको क्या कहते हैं, जस्ट मूव करेगा, मूव करने की हालत में है, ठीक है। मान लो पी इक्वल टू
1 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया और मतलब P इक्वल टू एफएस इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, तो 1.0001 न्यूटन भी अप्लाई करोगे ना तब बॉडी मूव करेगा। ठीक है, अच्छा ये है P फोर्स। जस्ट मूवमेंट का कंडीशन में है, थोड़ा स्लाइटली वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ज्यादा अप्लाई करोगे तो बॉडी मूव कर जाएगा, इस कंडीशन में है। P इक्वल टू जब एफएस होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, when external force P is small, the body does not move and frictional force is also 0. When P increases, applied force increases, friction force also increases till attain the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू तक P इक्वल टू F रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक P इक्वल टू F रहेगा। तो देखो यहाँ पे देखो P इक्वल टू है, ठीक है, ये जो एफएस है P है और ये मान लो एफएस है, एफ है, फ्रिक्शन फोर्स एफ है, और फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफएस है। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम P प्लॉट कर रहा है, वाई एक्सिस में हम एफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस में एक वैल्यू है हमारा एफएस। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ठीक है, लेकिन तो P जैसे बढ़ाएंगे, P जैसे बढ़ाएंगे ए भी बढ़ेगा, P जैसे बढ़ाएंगे ए भी बढ़ेगा। ठीक है, P जैसे बढ़ाएंगे ए भी बढ़ेगा। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक लिमिटिंग वैल्यू एफएस रीच ना कर जाए। ठीक है, जब तक जिस पॉइंट में एफएस रीच हो जाएगा, एफएस रीच करने से पहले P वैल्यू P इक्वल टू एफएस होने से पहले ऑल टाइम P इक्वल टू एफ होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को एफ से डिनोट होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएस से डिनोट होता है। ठीक है, तो P अगर लेस देन एफएस होगा, P लेस देन एफएस होगा, तब हमारा कंडीशन है P इक्वल टू एफ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो एफ वैल्यू, ठीक है, एफएस जो वैल्यू है 10 न्यूटन है। ठीक है, और बॉडी को हमने P इक्वल टू 5 न्यूटन अप्लाई कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा? कोई बता सकता है? एफएस किसी भी सरफेस का 5 न्यूटन और चाहिएगा सर इसे। है? सर 5 न्यूटन सर, और चाहिए 5 बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। नहीं, सॉरी मैंने बोला है एफएस है 10 किलो न्यूटन और किसी भी बॉडी के ऊपर तुमने 5 न्यूटन ही अप्लाई कर दिया फोर्स, तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, राइट, सर। 5 न्यूटन डेवलप होगा। अब मान लो P इक्वल टू 8 न्यूटन अप्लाई कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 8 न्यूटन। सर 8 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। 8 P इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सर 10 10। 10 अब मान न्यूटन। लो P इक्वल टू 12 न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सर 12 12 न्यूटन ही होगा। 12 न्यूटन होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम लिमिट 10 न्यूटन, 10 से ज्यादा वो डेवलप कर ही नहीं अच्छा। सकता। वो मूव करने लगे। ठीक है, बॉडी मूव करेगा, बॉडी मूव कर Yes, जाएगा, sir. बॉडी मूव कर जाएगा। यस यस सर यस। अब इसी एग्जांपल से आई थिंक सबका क्लियर है लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बारे में। यस सर। ओके, चलो, ये ग्राफ है, जिस ग्राफ की लगे ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसी टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया था एक बार। एक्स एक्सिस में अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में फोर्स अप्लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है। तो पी का वैल्यू जितना छोटा है, स्मॉल अमाउंट है, फ्रिक्शन वैल्यू भी लीनियरली 45 डिग्री एंगल में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, पी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, ए भी बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, एट बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, एट बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक लिमिटिंग कंडीशन देखो, एफएस वैल्यू एफ इक्वल टू जब एफएस है, एफ इक्वल टू जब एफएस है, ठीक है, एफ इक्वल टू जितने पॉइंट में एफएस है उससे कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वहां पे अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तब तक क्या है? P इक्वल टू एफ रहेगा।
लेकिन जब पी का वैल्यू, ये देखो पी का वैल्यू जिस पॉइंट में पी का वैल्यू हम बढ़ा रहा है, पी का वैल्यू बढ़ा दिया यहाँ पे इस पॉइंट में, तब क्या करेगा बॉडी मूव करेगा। और जब बॉडी मूव करेगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स है सरफेस के ऊपर वो भी थोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम प्रैक्टिकली देख पाओगे जब कोई बॉडी मूव करेगा ना, उसको पहले बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत होता है, लेकिन एक बार जो बॉडी मूव कर जाए ना तो उसके बाद बॉडी को वहां पे एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। तुम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी कह सकते हो। ठीक है, बॉडी को पहले मोशन कंडीशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत है, लेकिन एक बार बॉडी मोशन कंडीशन में आ जाए तो बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत नहीं कि इसका रीजन है जब बॉडी मूव करेगा, ठीक है, जब बॉडी मूव कर जाएगा तो थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या करेगा, इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, और इसे कहते हैं काइनेमेटिक कंडीशन। पहले का जो स्टैटिक कंडीशन है, पहले का कंडीशन है मूवमेंट करने से पहले का कंडीशन है स्टैटिक कंडीशन, और उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसे कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मूव करेगा उस टाइम फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का जो है वो ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत कम होता है। इसीलिए जब बॉडी कोई मूव कंडीशन में रहेगा तो उसको मूवमेंट कराने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत नहीं होता। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 5 मार्क्स की ग्राफ। ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में जो ग्राफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्लियर सबको? दोबारा ये वाला हाँ, कर दोगे? दोबारा बताऊं? यस सर, एक देखो बार जो इतना दिन तक हमने जो बताया वो ग्राफ में प्लॉट कर रहा है। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस में तुम P, मान यहाँ पे मैंने देखा ना P इक्वल टू 2, AP इक्वल टू 2, P इक्वल टू 3, AP इक्वल टू 3, P इक्वल टू 5, AP इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे करके जो मैंने बताया ना वहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जस्ट प्लॉट कर दो तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू 2, तब AP इक्वल टू मान लो 2, P इक्वल टू मान लो 3, AP इक्वल टू 3। ठीक है, P इक्वल टू 4, AP इक्वल टू मान लो 4, ऐसे करके P इक्वल टू 10, F इक्वल टू मान लो 10। तीसरा पॉइंट है x पॉइंट 2, 2, 2,2, 3,3, 4,4, 10,10। प्लॉट करोगे ना, तो जब प्लॉट करोगे इस टाइप का स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम जो है उसे कहता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये जो एरिया अंडर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे कहता है जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले का जो कंडीशन है उसे कहता है स्टैटिक कंडीशन, है ना, बॉडी रेस्ट कंडीशन में, इसलिए स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, और जिस पॉइंट में जब पॉइंट एफएस होगा, जब फ्रिक्शन वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहुंच जाएगा, एफएस हो जाएगा, तब जो कंडीशन है उसे कहता है कंडीशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन। बॉडी मोशन करने की हालत में है, जस्ट मोमेंट टू क्रिएट मोशन। ठीक है, उसे कहते हैं कंडीशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन। ठीक है, तो स्टैटिक 3 कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन, कंडीशन ऑफ इंपेंडिंग मोशन, आफ्टर दैट जो है उसके बाद अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगा, उसे कहता है स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक कंडीशन और काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले का कंडीशन स्टैटिक कंडीशन, सेकंड कंडीशन जब बॉडी मूव करेगा उसे कहते हैं काइनेटिक कंडीशन। और काइनेटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक कंडीशन से कम है। काइनेटिक कंडीशन का फ्रिक्शन अगर हम फोर्स लेते हैं, मान लो काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स एफ के और स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन एफएस, तो एफएस ऑल टाइम ग्रेटर देन एफ के। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा वैल्यू ज्यादा है और काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम है। ठीक है, इसलिए देखो ग्राफ थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट फ्रिक्शन, उसके बाद जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जितना मोशन कर रहा है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो जो फ्रिक्शन फोर्स है कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा नहीं। क्लियर? अब देखते हैं व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी अगर बॉडी रखेंगे तो वेट डाउनवर्ड काम करेगा और सरफेस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, उसे कहता है सरफेस रिएक्शन। ठीक है,
सरफेस टेंशन को जनरली कैपिटल एन और कैपिटल आर से डिनोट होता है, ठीक है। whenever body lying in a horizontal inclined place, the equal its weight act vertically downward throughout its center of gravity, ठीक है। ये देखो एक बॉडी है, ये मैंने ड्राइंग किया है, बॉडी ये है, तो सरफेस को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया हमने, और बॉडी का वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है, और सरफेस जो रिएक्शन है, जो सरफेस ऑलरेडी बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे कैपिटल एन वो आर से डिनोट होता है। तो ये जो एन है, इसे कहता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन? क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर में काम करेगा। क्लियर? ये जो रिएक्शन फोर्स है सरफेस का परपेंडिकुलर में काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। अब आप कोई बता सकता है, ये जो मान लो एक सरफेस है, एक इंक्लाइन सरफेस है, एक इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी को रख दिया, तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, और इसका मान लो वेट हमारा डब्ल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो डब्ल्यू इक्वल टू एन होगा, ठीक है। लेकिन इंक्लाइन सरफेस के जो सरफेस के ऊपर अगर कोई भी डब्ल्यू वेट का हमने बॉडी रख दिया है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा और क्या वैल्यू होगा, कोई बता सकता है? सर नॉर्मल रिएक्शन इसका कंपोनेंट में निकालेंगे। राइट, कंपोनेंट में निकालेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू एन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए डब्ल्यू इक्वल टू एन होगा, लेकिन इंक्लाइन के लिए हमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस का परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है। ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और इसका जो वैल्यू होगा डब्ल्यू इक्वल एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है, डब्ल्यू कॉस थीटा। क्लियर सबको नॉर्मल रिएक्शन? क्योंकि एग्जाम में बहुत से जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे बहुत सारी नॉर्मल रिएक्शन निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसीलिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। ये जो एन वैल्यू है, एन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ डेवलप होगा? इसी सरफेस एरिया में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे इसी सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप। तो सरफेस पे ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन है, उस सरफेस का परपेंडिकुलर में कितना फोर्स काम कर रहा है, उसके हिसाब से एफएस डेवलप, एफएस ये होगा, एफएस डिटरमिन होगा, एफएस का मैग्नीट्यूड डिटरमिन, ठीक है। इसीलिए हमने नॉर्मल रिएक्शन निकलना पड़ेगा। तो जब भी इंक्लाइन सरफेस आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसका कंपोनेंट n इक्वल टू डब्ल्यू cos थीटा, जो वेट है, वेट का कंपोनेंट है, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। अब देखते हैं फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन, ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो रेस्ट कंडीशन में है उसे कहता है, जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर बॉडी जब मूव कंडीशन में रहेगा उस टाइम जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसे कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन दोनों का नाम है, दोनों का नाम है काइनेटिक और डायनामिक। कभी कभी काइनेटिक कहते हैं, कभी कभी डायनामिक कहते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल टाइम लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल टाइम लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली 40 to 70% ऑफ द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस से 40 to 70% होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी होता है, कभी कभी कहते हैं, और बॉडी का इफेक्ट के ऊपर, बॉडी का मूवमेंट के ऊपर बेस करके दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक है स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है। बॉडी अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहता है, और बॉडी रोल करेगा, ठीक है, तो बॉडी उसे कहता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि मोटरसाइकिल का व्हील, ठीक है, व्हील रोल करेगा या स्लाइड करेगा, कोई बता सकता है? मोटरसाइकिल का व्हील रोल करेंगे सर। रोल करेंगे, रोल करेंगे और स्लाइड करेंगे। स्लाइड कब होता है? स्लाइड जब स्किड होता है ना, तो उसे स्लाइड होता है, ठीक है, रोल नहीं करके, तो उस टाइप का फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइड फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी स्लाइड करेगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे में हम लॉस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसके बाद। नेक्स्ट हमारा क्लास है थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज फ्रिक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद सैटरडे जो है ना, सैटरडे में क्विज रखूंगा, सैटरडे 10 बजे से, ठीक है। सैटरडे 10 बजे से एक क्विज रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। सिलेबस है फिक्शन तक, अप टू फिक्शन और सर तक। कितने सर 10 टाइमिंग बजे 1 हमारी आवर, क्लास एक होती है। घंटा 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा, गूगल फॉर्म के थ्रू लूंगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन सिलेक्ट करके सैटरडे हमारी सबमिट क्लास करना। होती है। सर अगर सैटरडे अपलोड हमारी होने में क्लास लेट हो होती है। जाए तो सर? सैटरडे क्लास होती है? यस सर। यस सर। कौन सी टाइम में? सर सर 9:30 मॉर्निंग में से 10 1 से बजे 1 तक। 10 से सर 1 एमसीक्यू की क्लास होती है। तो कौन सी टाइम फ्री है बता, मैं उसी टाइम में शेड्यूल कर दूंगा। सर अटेंडेंस डालने के मैं मैसेज पे। हाँ, मैं अटेंडेंस डाल दूँ अपना। सैटरडे लंच के बाद। सर प्लीज शाम में कर दो। सेकंड हाफ में, कर दो सेकंड हाफ, सर। यस सर। यस सर, सेकंड हाफ में ले लेना सर। सेकंड हाफ में कितने बजे से? 2 बजे से या 3 बजे से करूँ? सर 2 बजे से। आप 2 2 बजे से ले 3 लो बजे सर, आप 2 बजे या 3 बजे से। ठीक है सर 2 बजे मेरी एनसीसी की क्लास होती है, सर- नहीं दे पाऊंगा सर उस समय में। अच्छा, तो उससे पहले ले ले, 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है सर, ओके सर। 12 से 1 किसी का कोई 12 से 1 कर देता हूँ, ठीक है। सर 12 10 से 1 तो क्लास चलेगी सर सैटरडे को हमारी। 10 से 1 तक क्लास है सैटरडे को। यस सर। यस सर। अच्छा, फ्राइडे 10 से सेकंड 1 हाफ। क्लास है, फिर सर 2 बजे से एनसीसी की क्लास होती है सर मेरी 1 घंटे की। तो सर अच्छा, शाम को ले लीजिए आप 4 या 5 बजे। एक काम करो, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तो मैं क्लास ही कंप्लीट करूंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। सर 4 या 5 बजे को ले लीजिएगा अच्छा, सैटरडे को। 4 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। 4 PM टू 5 PM, सैटरडे 4 PM टू 5 PM, 1 घंटा की ये है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। सर अगर अपलोड करने में 1-2 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 1 सर घंटा इशू आ में जाता है कई बार नेट 1 का। घंटा में तो 25 क्वेश्चन ही तो है, 1 घंटा लगेगा थोड़ी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, लिखना थोड़ी ना पड़ेगा। 4 ओके ऑप्शन सर। रहेगा, एक ऑप्शन टिक करके सर, सबमिट कर दो, 1 घंटा हेलो ज्यादा सर। लगेगा। हाँ बोलो। सर ये खाली एमसीक्यू का खाली एमसीक्यू आएगा ना सर बस? हाँ, एमसीक्यू आएगा, लेकिन एमसीक्यू में हो सकता है तुम्हें मैथमेटिक्स करके आंसर निकालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मैथ में रहेगा, ठीक है। सर ये मिड टर्म ही नहीं, मिड टर्म है ना सर, जो एमसीक्यू है। नहीं, ये मिड टर्म नहीं, मिड टर्म अलग है, ये तो सेशन अलग है, ठीक है। सर तो मिड टर्म में आएंगे? अच्छा, मिड टर्म अलग है। मिड टर्म तो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा, वो अलग से रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। वो एमसीक्यू नहीं होगा, वो रिटन एग्जाम होगा। सर वो भी ऑनलाइन होगा ना? हाँ, ऑनलाइन होगा, लेकिन वो रिटन होगा, एमसीक्यू नहीं है उसमें। तुम्हें क्वेश्चन पेपर लिख के, आंसर शीट लिख के, उसके बाद स्कैन करके सबमिट करना होगा। अच्छा, यस सर। यहाँ पे जब मैं गूगल फॉर्म से क्लास ये लूंगा, एमसीक्यू लूंगा, जस्ट ऑप्शन टिक करके सबमिट करना है, ठीक है। यस सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सैटरडे 4 PM टू 5 PM, 1 घंटा की एमसीक्यू। यस सर। और सर फ्राइडे सर लेट कर 10 ले। बजे से मैं क्लास लूंगा, थर्सडे भी 10 बजे से मैं क्लास 10 नहीं 10:40 से, ठीक है। फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे दो क्लास लूंगा, तो फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर सकते हो, जिसका अटेंडेंस होगा वो लीव कर सकते ओके सर, थैंक यू सर। हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर हाँ बोलो। सर मिड टर्म के जो एग्जाम होंगे उसमें थ्योरम भी प्रूव करनी आ सकती है? हाँ, कुछ भी आ सकता है, जैसे तुम्हारा फाइनल एग्जाम होता है ना, रिटन में लिख के सब कुछ करना है, वहाँ पे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ आ सकता है। यस सर वे लेमीज थ्योरम, वेरिग्नन थ्योरम भी आएंगी प्रूव करने के लिए? हाँ, प्रूफ करने आ सकता है, बेरिग्नन थ्योरम प्रूफ करो, ये भी आ सकता है। तो वहाँ पे जो फिगर मैंने देखा था, उसी हिसाब से ड्राइंग करके सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।